हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था एंड आई होप कि आपने उसके बारे में सोचा तो ज़रूर होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उसका आंसर भी, और उसका आंसर जो है वो कौन सी टॉपिक में छुपा है वो है इस टॉपिक में। कौन सा टॉपिक है हमारा? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस टॉपिक के अंदर हमारे उस क्वेश्चन का आंसर भी छुपा है जो कि हमें आज डिस्कस करना है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो हमारा क्वेश्चन था क्या? हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं किसी फेदर को और अगर एक पत्थर को, दोनों को साथ में फेंकती हूँ मैं ऊपर से, तो क्या होगा? पत्थर तो मेरा बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, लेकिन जो मेरा फेदर है वो ऊपर ही हवा में तैरता रहेगा और बहुत धीरे 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 आराम से आएगा नीचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ना दो केसेस है। केसेस क्या है कि अगर मैं नॉर्मली मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, फेदर ले रही हूँ, एक पत्थर ले रही हूँ और दोनों को मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, वो नीचे जा रहा है, पत्थर बहुत जल्दी नीचे आ गया, फेदर जो था हवा में तैर रहा था, घूम रहा था, झूल रहा था आराम से। ठीक है, अब वो क्यों झूल रहा था उसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तब तक आप फिर सोचो, अगर आपने नहीं सोचा है तो, और सोच लिया है तो वेल एंड गुड, अपना आंसर छुपा के रखे अभी। चलो, एक और केस क्या हो सकता है? सेकेंड केस ये होगा कि अगर हम ले वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब हमने वहां से पूरी एयर निकाल दी है, सारी एयर वहां से निकल गई, कुछ भी नहीं है वहां पर। तब क्या होगा? अगर मैं उस टाइम पे फेदर को और पत्थर को, दोनों को अगर एक साथ फेंकती हूँ नीचे, तो क्या होगा? दोनों जो है एक साथ ही नीचे आने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक पहले आ गया एक बाद में आएगा, बिल्कुल नहीं, दोनों एक साथ नीचे आने वाले हैं। अब ये दोनों एक साथ नीचे क्यों आए? यहां तो नहीं आए थे, हवा ने कुछ कर दिया क्या? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हवा ही थी और तो कुछ था ही नहीं। हवा ने ऐसा कुछ कर दिया कि एक पत्थर पहले आ गया और ये फेदर नहीं आया, और यहाँ पर हवा नहीं थी इसलिए दोनों साथ में आ गए। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ भाई? हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए था ना कि हाँ ठीक है, ये भारी है इसलिए जल्दी आ गया नीचे, और ये हल्का है तो ये नहीं आया। ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ है या नहीं है, ये तो हमें आपको इस वीडियो के बाद ही पता चलेगा। कौन सा टॉपिक है ये, कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है यहाँ पर, तो ये सारी चीजें ना अभी मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आपको ये बताएगी कि ये पत्थर ये जो है पहले क्यों आया, ये बाद में क्यों आया, और ये यहाँ पर हर साल दोनों साथ में क्यों आ गए भाई साहब। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक ऊपर ही रह गया एक नीचे आ गया? अगर हमने एयर की बात की थी तो हमारा फेदर पहले लेट आया था, हमारा फेदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं वैक्यूम की तो उल्टा करने के हिसाब से तो हमारा पत्थर लेट आना चाहिए था और फेदर पहले आ जाना चाहिए था, पर यहाँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। चलो, अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको दूंगी बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब गिराया जाता है, ये गिर नहीं रहे, बेचारे स्काई डाइविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो गलत फहमी में ना आए। यहाँ पर अगर कई कई जगह पे आपने देखा होगा ना कि एक पिक्चर आती है जिसके अंदर ना एलिफेंट्स स्काई डाइविंग कर रहे होते हैं, कितने क्यूट होते हैं ना। चलो, लेकिन हम बात करते हैं इंसानों की जो जेन्युइन है, एक्चुअल में स्काई डाइविंग हम करते ही है। तो अगर मैं बात करूँ इनकी कि ये नीचे आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है भाई, अगर पैराशूट नहीं ओपन होगा इनका तो ये नीचे तो आ ही जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। बिना पैराशूट के तो बहुत जल्दी आएंगे नीचे, पैराशूट से तो हो सकता है हवा में झूलते रहे। लेकिन अगर इनको गिराया गया ऊपर से, खुद ही कूदे बेचारे वैसे तो, अगर इनको गिराया गया है या कोई चीज खुद कूद चुकी है नीचे, तो क्या होगा? उनके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या? मोशन में तो है ही, बिल्कुल है। और हमने एक चीज पढ़ी है कि जब कोई भी चीज मोशन में होती है भाई, ऊपर से अगर फेंकोगे तो ऐसा तो है नहीं कि जहां फेंका है वहीं झूल रहे हैं हम, तो ऐसे लटक रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। नीचे आ जाएंगे हम, हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है। अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, हम भी अर्थ को खींच रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन क्या है ना, अर्थ थोड़ी बड़ी है तो हमसे खींची नहीं जा रही है। चलो, जहां पर भी मोशन होता है वहां पर फोर्स जरूर लगता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर भी हमें पता है कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अब फोर्स कौन कौन से लग रहा है? अब सोच रहे होंगे मैम कौन कौन से का क्या मतलब हुआ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, तो बिल्कुल नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ में एक और फोर्स लग रहा है जो कि आप मुझे बताने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। फर्स्ट फोर्स तो हमें पता है कि अर्थ लगा रही है हमारे ऊपर, जो कि है ग्रेविटी ऑफ अर्थ या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, इस फोर्स के बारे में हम सबको पता है। सेकेंड फोर्स कौन सा है भाई? तो सेकेंड फोर्स है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। सेकेंड फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। अब आधे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि यार फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स था, ये फ्रिक्शन फोर्स तो सरफेस को कांटेक्ट में आने के बाद लगना चाहिए था, कांटेक्ट फोर्स है ये तो, सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद लगता, बट यहाँ तो ये हवा में है तो फिर कैसे लगा? तो हवा ने ही तो लगाया, हवा ही क्या कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, जिसको कि हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस।
इसको हम क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। दो फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड फोर्स मेरा लग रहा है कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कौन लगा रहा है, एयर लगा रहा है। फाइन, अब एयर रेजिस्टेंस अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा लगेगा, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो कम लगेगा। तो यहां पर भी देख लो क्या हुआ, यहां पर ये हुआ कि इसका सरफेस एरिया जो था वो ज्यादा था, इस फेदर का सरफेस एरिया ज्यादा था, दैट इज वाई यहां पर क्या लगा, एयर रेजिस्टेंस लगा। लेकिन यहां पर एयर रेजिस्टेंस कम लगा, यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ये इसके ऊपर लग रहा था ओनली। लेकिन यहाँ पर क्या था, एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू द स्टोन, दैट इज वाई ये जो पत्थर है ये थोड़ा जल्दी आ गया नीचे, और ये जो फेदर है बेचारा हवा में हवा के साथ साथ झूल रहा था एयर रेजिस्टेंस की वजह से। फाइन, आई होप कि इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई है। वहां ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वहां पर तो एयर है ही नहीं, तो एयर है ही नहीं तो क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। एयर रेजिस्टेंस नहीं लगा तो यहाँ पर क्या लगा, ओनली द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, उसकी वजह से क्या होगा, दोनों नीचे आ जाएंगे। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये तो बता दिया ना, अरे एक और टॉपिक है हमारे पास, इसके अंदर है मास। क्या मास का कोई इम्पैक्ट होता है, तो ये होता है या नहीं, ये तो हम आगे ही देखेंगे, एक एक चीज जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको डिस्कस करती जाऊंगी इसके बारे में कि क्या हो रहा है। तो यहाँ आपको इतना तो समझ में आ गया है कि एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर तो लग रहा है ज्यादा, यहाँ लग रहा है कम, क्योंकि इसका सरफेस एरिया है कम। तो एयर रेजिस्टेंस अगर कम लगेगा तो ग्रेविटेशन तो लग ही रहा है, तो उसकी वजह से ये नीचे आ जाएगा, लेकिन ये जो है हवा में झूलता रहेगा और ये थोड़ा लेट आएगा। वहां एयर नहीं थी हमारे पास, वैक्यूम है, वैक्यूम में एयर होती ही नहीं है, और जब एयर नहीं होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, नीचे आ जाएंगे ये। चलिए, सो देखो जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तब भी यही हो रहा है, यहाँ पर क्या लगेगा, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है और ग्रेविटेशनल लगेगा। फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, तो फ्री फॉल की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। क्या होती है फ्री फॉल की डेफिनेशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, हमने क्या किया, सारे फोर्स उसमें से हटा दिए, टोटल फोर्स हमने उसमें से हटा दिया, टोटल फोर्स हटा के सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, उसे हम कह देते हैं फ्री फॉल। जैसे कि हमने अभी कहा, हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, हम एयर रेजिस्टेंस को मान ही नहीं रहे कि वो है, और अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा दैट मीन्स कि क्या होगा, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसमें हो जाएगा, फ्री फॉल होगा। तो फ्री फॉल की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो एग्जाम के अंदर आपको पूछी भी जाती है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या है ये, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ आ रही है, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ, ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और विदाउट एनी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कोई भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्री फॉल। अभी क्यों नहीं लग रहा है, हमने अभी क्या कहा था कि भाई एयर रेजिस्टेंस नाम की चीज भी है, एयर रेजिस्टेंस नाम की चीज भी तो है ना, वो भी तो लग रही है, लेकिन फॉर फिजिक्स से, फॉर द सेक ऑफ फिजिक्स हम क्या करते हैं, हमेशा एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, हमेशा हमारा ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और जब हम इस फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लिजिबल मान रहे हैं दैट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, हमेशा उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, दैट इज वाई वो ऑब्जेक्ट किसमें होगा, फ्री फॉल में होगा। फाइन, आई होप कि अब इतना क्लियर है कि फ्री फॉल क्या होता है एक्चुअली। तो फ्री फॉल सिंपल है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई बॉडी जो अर्थ की तरफ आ रही है, गिर रही है ऊपर से, लेकिन ओनली उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, द सिंगल फोर्स, दैट इज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, और कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसे हम क्या कह देंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, वो फ्री फॉल है, फ्रीली गिर रहा है वो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट थिंग पे, जो कि है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या है, तो एक चीज है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, सपोज एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में और वो नीचे गिर रहा है, अगर नीचे गिर रहा है इसका मतलब कोई ना कोई उसकी वेलोसिटी जरूर है, बिल्कुल है। यहाँ इसकी वेलोसिटी डिफरेंट थी, नीचे आते 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 क्या हो गया, वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो चुकी है, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। भाई एक्सेलरेशन कब होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब हम चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब कि या तो हम क्या करें कि इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो यहाँ तो हम डायरेक्शन को चेंज कर नहीं सकते। ऑब्जेक्ट कोई गिरेगा तो ऐसा थोड़ा ना कि इधर उधर जाके फिर गिरेगा, नहीं, ना इधर गया ना इधर गया, वो बिल्कुल स्ट्रेट गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है। तो हम एक काम करते, मैग्नीट्यूड को चेंज कर देते हैं इसके। मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तो भी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। क्या यहाँ पर एक वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ऊपर से किसी चीज को गिराया जाता है तो उस टाइम इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, फाइनल वेलोसिटी डिफरेंट होती है। दैट मीन्स कि वेलोसिटी में कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ऐसा नहीं है ना कि यहाँ तक आएगा कोई ऑब्जेक्ट तो उसके बाद इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लास्ट तक, जब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, एनी टाइम, एवरी टाइम, हर एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है। और उस फोर्स की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी में आएगा चेंज, और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन भी होगा। इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो जरूर होगा बिकॉज ऑफ दी चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होगा दैट मीन्स एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह से हुआ? ओनली ग्रेविटी की वजह से हुआ। सिंपल है। एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ओनली ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और कोई भी फोर्स यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ओनली अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ है? ग्रेविटी की वजह से हुआ है। तो हम इस एक्सेलरेशन को क्या कह देंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल में होगा तब हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने अब तक जितने भी एक्सेलरेशन की बात की है, हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात की है, कार की बात कर ली, बाइक की कर ली, हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात की है हमने। कभी वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात हमने नहीं की, क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन कब होता है? ओनली फॉर द फ्री फॉल। फ्री फॉल के टाइम पे होता है, ओनली एट द टाइम ऑफ फ्री फॉल वहां पर एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वो वर्टिकल वे में होगा। और उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि वर्टिकली हो रहा है। आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई है। फाइन। अब इस एक्सेलरेशन को हम डिनोट कैसे करेंगे? हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होता है वो तो ए से डिनोट होता है। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये किससे डिनोट होगा? तो ये डिनोट होगा हमारा जी से। ये किससे डिनोट होगा? स्मॉल जी से डिनोट होगा। भाई ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिव है ना, धरती माता देती है हमें, धरती माता की वजह से मिला है ना हमें। तो ये धरती क्या माई तो है, और धरती माता ही तो हमारे ऊपर क्या लगा रही है? एक ग्रेविटी लगा रही है। उसी की वजह से ये एक्सेलरेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। दैट इज वाई हम उसको क्या बोलते हैं? उसको जी बोलते हैं, थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ, जी। चलिए फाइन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। क्यों होता है ये फ्री फॉल की वजह से होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ? यहाँ वेलोसिटी में चेंज हुआ, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम डिनोट करते हैं जी से। नाउ व्हाट अबाउट द यूनिट? यूनिट क्या होगी इसकी? कोई ना कोई यूनिट तो होगी ना, क्योंकि उसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा जो कि मैं आपको बताऊंगी। इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जी की यूनिट होती है क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अभी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आई भाई? तो हमने एक्सेलरेशन में तो पढ़ा ही है ना, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या ये एक्सेलरेशन नहीं है? ये भी तो एक एक्सेलरेशन ही है, और इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसकी भी यूनिट। फाइन। अब ये जी जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपको याद रखना है कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया कहाँ से? नाम से ही समझ में आ गया, ग्रेविटी की वजह से आया एक्सेलरेशन। फ्री फॉल के टाइम पे आएगा, इसलिए हम इसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। कैपिटल जी क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, वो डिफरेंट है। ये क्या है? स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन गेन हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। सिंपल है ये तो ना। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है?
तो इसकी वैल्यू होती है, जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जी की ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट सी लेवल पे जो अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हमें उस कैलकुलेशन को इजी बनाना है, कभी होता है न्यूमेरिकल्स में अगर हमें कैलकुलेशन को इजी बनाना होता है तो हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं, लेकिन हाँ हमें हमेशा क्या लेना है, वैसे तो 9.8 ही लेना है। कोई पूछे तो भी हमें क्या बोलना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, जी की वैल्यू होती है। लेकिन अगर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए न्यूमेरिकल में अगर हम ले रहे हैं तो फिर हम ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें क्या देखना है, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला कहाँ से आएगा, तो फॉर्मूला तो बहुत इजी है। कैसे, देखो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका मतलब कहीं कोई फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो फोर्स को बेसिकली तो हम क्या बोलते हैं कि फोर्स क्या होता है, एम ए होता है। फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये न्यूटन्स लॉ में पढ़े थे। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। ये क्या है, एक्सेलरेशन। कब, जब हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे। अब मैं बात कर रही हूँ वर्टिकल की, यानी फ्री फॉल के टाइम जो एक्सेलरेशन होता है उसकी। कौन सा एक्सेलरेशन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि हम रेस्पेक्ट के साथ में जी बुलाते हैं। तो जी बुला रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब एक और चीज कि हमारे पास एक और फॉर्मूला है फोर्स का, कौन सा है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी तो हमने फोर्स देखा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अर्थ क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। अर्थ ने क्या किया, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर दिया। तो वहीं पर अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो ग्रेविटेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि वहां फोर्स कितना लगेगा, तो वहां पर फोर्स लगेगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हो गया सेकेंड। अब देखो दोनों ही फोर्स क्या सिमिलर नहीं है, क्या दोनों ही फोर्स सिमिलर नहीं है, बिल्कुल है। फ्री फॉल के टाइम पर ही तो ये mg आता है और फ्री फॉल के टाइम पर ही तो ये वाला जो फोर्स है वो लग सकता है। क्यों लग सकता है ये फ्री फॉल के टाइम पे, ये तो नॉर्मल में लगता है बट ये फ्री फॉल में भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना फोर्स लगाया उन्होंने इतना फोर्स लगाया। अब देखो ये भी तो एफ है वो भी तो एफ है, सेम नहीं है, बिल्कुल है। ये भी एफ वो भी एफ, दोनों सिमिलर है, तो दोनों को हम क्या कर दे, सिमिलर रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को अब हमने क्या किया, सिमिलर पुट कर दो, क्योंकि ये भी एफ है ये भी एफ है। तो एफ इज इक्वल्स टू होता है एफ, दैट इज वाई यहाँ हम लिख देंगे एम जी इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। फाइन, नाउ अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये एम और ये एम क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ओके हम इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। देखो ये एम आपका ये एम से कैंसिल हो गया, क्यों हो गया, दोनों ही क्या थे, स्मॉल एम थे। फाइन, इनको हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा है कैपिटल स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हमें वैल्यू मिली थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब एक चीज तो हमें समझ में आ गई। अब ये आई होप कि ये वो चीज थी जो आप बुक में से पढ़ के भी कर सकते थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझानी थी इस पूरे फॉर्मूले के बाद में। क्या है वो ये है कि ये जो स्मॉल जी है हमारा, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल जी है ये स्मॉल एम पर डिपेंड नहीं करता है। जी डज नॉट G does not depend on small m। G स्मॉल m पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो देखो G स्मॉल m पर डिपेंड नहीं करता बिकॉज यहां पर फॉर्मूले में चेक करो, स्मॉल m तो है ही नहीं। G क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कैपिटल M के है अकॉर्डिंग टू दिस। और G जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डी स्क्वायर के है। लेकिन स्मॉल m की तो बात ही नहीं आई है,
दैट मीन्स कि जी जो है वो स्मॉल एम पर डिपेंड नहीं करता है। स्मॉल एम का मतलब ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं बात करूं अर्थ की, ये क्या है, मेरी अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस अर्थ के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट और अगर वो यहाँ आ रहा है, गिर रहा है वो ऑब्जेक्ट, गिरते गिरते कहाँ आ जाएगा, अर्थ के ऊपर आ जाएगा। तो अर्थ का जो मास है वो कितना होगा, कैपिटल एम। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, स्मॉल एम। अब मैं आपको पूछूं कि ग्रेविटी जो है, क्या ग्रेविटेशनल ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, क्या ये उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा। इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो अर्थ के ऊपर गिरता है, ग्रेविटी तो अर्थ के ऊपर ही लग रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वहां गिरेगा, उसको से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, वो छोटा है, वो बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ अर्थ के मास को देखेगा कि अर्थ का मास कितना, और अर्थ का मास तो चेंज हो नहीं रहा है। दैट इज वाई अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और आ जाते हैं यहां पर, क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इन ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज ये स्मॉल एम पर डिपेंड बिल्कुल नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है इसके ऊपर। इसका मतलब है इनका मास कुछ भी हो, इसको फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका मास ज्यादा था, दैट इज वाई जो है इसका मास ज्यादा है इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए जल्दी आ गया नीचे, और इसका मास कम है इसलिए लेट आ रहा है नीचे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होगा, ओनली सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो उस पे ज्यादा लग रहा है और इस पे कम लग रहा है, दैट इज वाई ऐसा है। अदरवाइज तो देख लो, अगर मास पे डिपेंड करता तो यहाँ भी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मास पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट्स के मास पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज स्मॉल एम क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास होता है। जब ये ऑब्जेक्ट के मास पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट चाहे बड़ा हो गया आपके, चाहे वो छोटा हो चुका है, हमेशा क्या होगा, हमेशा जो ग्रेविटी है वो उस अर्थ एयर रेजिस्टेंस की वजह से इनके ऊपर कम लग रही है। अदरवाइज अगर आप एयर को हटा दें, एयर रेजिस्टेंस को हटा दें यहाँ पर, तो क्या होगा, दोनों ही जो है सेम टाइम पर नीचे आएंगे। चाहे कितना ही भारी ऑब्जेक्ट हो, कितना ही हल्का ऑब्जेक्ट हो, वो सेम टाइम पर नीचे आएगा, एक ही साथ में नीचे आने वाला है। इसका मतलब ये जो ये जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये स्मॉल एम पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। इसीलिए वैक्यूम में ये दोनों साथ में आ रहे हैं, लेकिन एयर की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो चुका है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब आ जाते फिर से हम उसी पे। यहां तक तो आई होप ये क्लियर है। अब आपको जी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन आ जाता है, जो चेंज इन वेलोसिटी होता है उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ गया, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है स्मॉल जी की, तो ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको हम कैलकुलेशन के लिए 10 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हमारे पास दो फॉर्मूले ऑलरेडी थे फोर्स के, दोनों को हमने इक्वल पुट किया, एम एम कैंसिल हो गया, तो क्या फॉर्मूला आया, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, और जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट की और अर्थ के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो आप कह देंगे ये तो रेडियस है। इसका मतलब है कि हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, हम इसको लिख सकते हैं, डी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं किससे, आर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इट कैन बी द फॉर्मूला ऑल्सो। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डोंट फॉरगेट। चलो नाउ वैल्यू क्या है इसकी, तो वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला अभी क्या था, G इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना है, G की वैल्यू रखनी है, G इज द कांस्टेंट, दैट इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11, फाइन। चलो नाउ मास कितना है इसका, तो मास आपको लर्न करना है, अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 किलोग्राम होता है। और आर का कितना होगा, आर क्या होती है, रेडियस कितनी होती है, वैसे आपको क्वेश्चन में मे बी गिवन होगा, बट स्टिल एक बार आपको माइंड में जरूर रखना है इसको,
कि r कितनी होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 मीटर। फाइन, r कितना होगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 मीटर। अब जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे हम। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, g की। देखो चलो एक बार इसको पुट कर देते हैं हम। कैपिटल G इज 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11। नाउ मल्टीप्लाई बाय m है, दैट इज 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 अपॉन r स्क्वायर, दैट मीन्स 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। 2 टाइम जस्ट मल्टीप्लाई तो करना है, सिंपल है। तो पहले हम क्या करते हैं, पावर्स को ही कैंसिल कर देते हैं, पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे किया, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 हो गया पावर। अब ये 12 पावर्स को अगर मैं कट करूँ तो यहाँ से कर सकती हूँ, यहाँ पे बचा 12 पावर ओनली, सिंपल है ये तो। अब यहाँ पर क्या है 6.7, पॉइंट्स को भी हटा देते हैं। इस पॉइंट को रिमूव किया, यहाँ आ गया 10। इस पॉइंट को रिमूव किया, अगेन यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया। और अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को रिमूव कर दिया, अगेन यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी इन दो पॉइंट्स को रिमूव करने पे 10 हमारा वहां आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10। जस्ट इस पॉइंट को रिमूव करते हैं, यहाँ 10 आ गया, इन दो पॉइंट्स को रिमूव किया तो वहां आ गया हमारा 10 10। अब कर लो इसको सॉल्व। यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर -11, वहाँ क्या है 12 है, तो कर लो 67 मल्टीप्लाई बाय, ये 6 इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई। अब 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12 एंड मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर अपॉन, यहाँ है 64, यहाँ पर भी क्या है 64 और यहाँ पर क्या है एक 10 है। चलो इस एक 10 से तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ बचेगा 1। 10 टू द पावर -11 है, इट इज 12, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 1। दैट मीन्स कि 10 टू द पावर इन दोनों को कैंसिल करने पे क्या बचेगा, ओनली बचा यहाँ पर 10 टू द पावर 1 रिमेनिंग है यहाँ पर भी। फाइन, चलो अब आ जाओ वापस, फिर से देख लो एक बार। G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, अभी क्या था 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1, तो यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 64। एंड आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका है कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है आपके लिए, तो सिंपल है। अब हमारा आंसर इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, तो G की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी। अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि G क्या है हमारा, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, क्या इसकी यूनिट होती है, क्या इसकी वैल्यू होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई है। फ्री फॉल क्या था, G जो है वो स्मॉल m पे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी हमें क्लियर हो चुका है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इस G में भी वेरिएशंस होते हैं, कैसे होते हैं वेरिएशन, तो देखो इस G में वेरिएशन कैसे होंगे, चलो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। एक फिर से क्वेश्चन पे आता है, चलो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसा वेरिएशन, तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप अगर इक्वेटर पे है, अगर आप है इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर क्या होता है और एक और चीज होती है पोल, क्या होता है देखो। इक्वेटर का मतलब हो गया, अगर मैं आपको बात करूं अर्थ की, तो अर्थ के देखो दो क्या होते हैं पोल होते हैं, ये जो दो क्या, ये क्या है पोल है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो ये जो रिमेनिंग रहता है ना, ये क्या है हमारा इक्वेटर है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जब इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे है तो आपका वेट में बी ये 45 है, 45 किलोग्राम है आपका वेट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैंने आपको बोला कि पोल की बात करते हैं, पोल के ऊपर अगर आप चले जाओ तो आपका वेट कितना हो जाएगा, इट मे बी पॉसिबल कि आपका वेट जो है 48 किलोग्राम हो गया, पॉसिबल है। कैसे, वजन बढ़ गया अचानक से, कुछ खा लिया क्या आपने ज़्यादा वहाँ जाते ही उनका वहाँ का जो फेमस फूड था वो ज़्यादा ले लिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं कहता। भाई लड़कियाँ तो वैसे भी डाइटिंग पे होती है, तो अचानक से 3 किलो वेट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे ना फिर तो नहीं, इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने वाले, आपका वेट बढ़ा नहीं है, जस्ट ये जगह का फर्क है। अच्छा एक और एग्जांपल लेती हूँ आपके, आपने क्या किया, यहाँ से खरीदा गोल्ड, ठीक है,
यहाँ से आपने खरीदा गोल्ड, और आपने कितना गोल्ड खरीदा, आपने खरीदा 20 किलोग्राम गोल्ड। वाह, आधे लोग तो सोच रहे होंगे कि मैम 20 किलोग्राम, अगर इतना गोल्ड हमारे पास होता तो हम यहाँ थोड़ी ना होते। अरे नहीं बेटा, ये तो जस्ट इमेजिनेशन है, आपके पास इतना गोल्ड है नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा हवाओं में नहीं जाना है, कहीं बाहर घूमने नहीं चले जाना है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। अभी हम फिजिक्स पे आ जाते हैं फिर से, ठीक है। 20 किलोग्राम गोल्ड है आपके पास। अब आपने क्या किया, सेल आउट तो करना था आपको वापस, आपने यहाँ से खरीदा, आपको किसी ने कहा कि यार है ना, पोल पे अगर चले जाओगे ना तो वहाँ पर क्या होगा ना कि आपके इस गोल्ड की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी, पैसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो आपने सोचा कोई बात नहीं, अगर 2-4 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख अगर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा ना, वहाँ का किराया लगा के जाने में, चलते हैं। तो अगर सपोज ये आपने खरीदा है इंडिया में, ठीक है भाई, हम तो इंडियंस हैं, हम इंडिया की बात कर लेते हैं। ये आपने खरीदा इंडिया में, आपने 20 किलोग्राम गोल्ड खरीदा। अब क्या हुआ, आप चले गए पोल्स पे, फ्लाइट से उड़ते हुए आप कहाँ चले गए, पोल्स पे चले गए, अर्थ के पोल पे चले गए। मतलब पोल मतलब ऐसे डंडे पे नहीं चढ़ गए, अर्थ के पोल पे चले गए। अर्थ के पोल पे क्या था, अर्थ के पोल पर, अर्थ का पोल मतलब कि हम मान लेते हैं ग्रीनलैंड मान लेते हैं, बहुत सारे वैसे तो पोल के ऊपर बहुत सारी जगह, बट हम एक ग्रीनलैंड ले लेते हैं, चलो ठीक है। वहाँ जब हम गए तो हमने बोला कि भाई हमको ये 20 किलोग्राम जो गोल्ड है ना वो हमें सेल आउट करना है। तो वहाँ के जो गोल्ड स्मिथ थे उन्होंने कहा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ले लेंगे 20 किलोग्राम गोल्ड। अब जब उन्होंने उसको वेट लिया, उसका वजन किया उसका, तो उनको पता चला कि इसका जो वेट है वो तो 24 किलोग्राम आ गया। वाह, हम खुश क्यों ना हो यार, अभी गोल्ड कितना महंगा है। 10 ग्राम गोल्ड की कॉस्ट भी कितनी आ रही है, 50,000 से ऊपर की तरफ अप्रॉक्स ऐसा कुछ है। 10 ग्राम 5 करोड़ का आता है 1 kg, तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते 20 kg कितने का होगा। हमें तो जीरो ही नहीं कैलकुलेट करने आएंगे तब तक तो हमारा तो कैलकुलेटर भी शर्मा जाएगा इसको कैलकुलेट करते करते। फाइन, अब लोग सोच रहे होंगे मैम अगर इतना पैसा होता ना तो हम पढ़ नहीं रहे होते। ये भी सही बात है, अगर इतना पैसा आपके पास होता था पढ़ थोड़ी ना रहे होते, अभी तो बिजनेस कहीं खोल रहे होते, बैठे बैठे कमा ऐश कर रहे होते। ये भी सही बात है। चलो अब वापस आ जाओ, हमारे पास है नहीं, ठीक है। ये 20 किलोग्राम गोल्ड था हमारा इंडिया में, यहाँ से हम पोल्स पे गए, तो पोल पे गए तो हमें मिला 24 kg। वी वर वेरी हैप्पी कि यार ठीक है ना, 20 किलो गोल्ड लाए थे, 24 किलो के पैसे मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है, हाथों हाथ बेच दो। हमने क्या किया, फटाफट सेल कर दिया उसको। अब ये बिजनेस आइडिया आ गया हमारे पास में। अब हमने क्या किया, फिर आए हम इंडिया में आके फिर गोल्ड खरीदा, फिर ले जाके सेल आउट कर दिया। कितने माला माल हो गए ना सपने में। चलो ठीक है, अब ये क्यों हुआ, इसका रीजन, इसका तो मतलब ये हुआ कि लड़कियां कभी भी पोल पे तो नहीं जाएगी। अगर वर्ल्ड घूमने का मौका भी मिला तो भी पोल पर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, वजन बढ़ जाएगा ना, फिर टेंशन हो जाएगी, फिर डाइटिंग करनी पड़ेगी, पतला होना पड़ेगा। इससे बेटर है हम यही ठीक है ना। तो ये हुआ क्यों, ये वेरिएशन क्यों, मतलब वजन का वेरिएशन क्यों, ऐसा कुछ हो गया अचानक, ऐसा क्या हो गया, जादू हो गया क्या कि ग्रीनलैंड गए या पोल की तरफ गए तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट इंक्रीज हो गया, और पोल से नीचे की तरफ इक्वेटर्स पे आए तो हमारा वेट डिक्रीज हो गया। ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं है, ये तो हवाओं में थोड़ा ना, हम कार्टून थोड़ा ना देख रहे हैं जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई यार। अब इस गड़बड़ को अभी सॉल्व कर देते हैं। गड़बड़ कुछ नहीं हुई है, कोई मास चेंज नहीं हुआ, किसी का वेट चेंज नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। अब मैं आपको अगर बोलूँ, सपोज आपने क्या किया, जो वेइंग मशीन होती है उसके ऊपर जब आप खड़े होते हो तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर फोर्स लगता है आपका, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका वेट बता दिया जाता है। अब अगर मैंने क्या किया, पीछे आपकी एक फ्रेंड खड़ी थी, बहुत शरारती थी, आप जब अपना वेट चेक कर रहे थे तो उस फ्रेंड ने क्या किया, उसके ऊपर पैर रख दिया, उसका थोड़ा फोर्स और इंक्रीज कर दिया। जितना ज़्यादा उसने फोर्स लगाया उतना ही ज़्यादा क्या हुआ, वेट बढ़ गया। हुआ, बिल्कुल हुआ। अगर मैं आपको बोलूं कि जो पोल है वहां पर, पोल पर क्या हुआ, पोल पर सिर्फ इतना हुआ कि जो जी की वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई, दैट इज वाई ऐसा हो गया। और पोल इक्वेटर पे क्या हुआ, जी की वैल्यू थी डिक्रीज हो गई, इसीलिए क्या हुआ, वेट कम लग रहा था। तो आप लोग बोलेंगे मैम के पागल हो गए हो, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। अरे बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वेरिएशंस होते हैं। इसका जो वेरिएशन है वो हमें वेट में नजर आता है। क्यों आता है, देखो अब बताती हूँ आपको मैं। जो अर्थ है उसका शेप कैसा है, क्या उस अर्थ का शेप सर्कुलर शेप है या स्फेरिकल शेप है या ओवल शेप है। तो अर्थ के बारे में हमने ये तो पढ़ रखा है कि इस अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल तो नहीं है, ऊपर से और नीचे की तरफ से अगर हम देखें तो थोड़ा थोड़ा सा फ्लैट है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले हमने
कि भाई जो अर्थ है उस अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं है, इसके ऊपर ये जो पोर्शन है, यहाँ का पोर्शन और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा फ्लैटन्ड अजीबोगरीब शेप है। वैसे तो बहुत ज़्यादा इतना वियर्ड शेप है, कॉम्प्लिकेटेड शेप है, हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ हमें एक वर्ड ज़रूर पता है, जियोइड शेप है। ये हमने पढ़ रखा है कि इसका शेप कैसा है, इसका शेप है जियोइड शेप, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। और हमको ये भी पता है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर और नीचे से क्या होता है, फ्लैटन्ड हो जाता है। अब इस फ्लैटन्ड की वजह से क्या होगा, इस फ्लैटन्ड की वजह से इसका जो शेप है ना वो चेंज हो गया। मैं इसको हटा देती हूँ एक बार, इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा। फ्लैटन्ड होने की वजह से क्या हो गया, हम एक एज्यूम करते हैं कि भाई इसका शेप ना इस तरह से है, कुछ ऐसा है नहीं एक्चुअली, लेकिन इस तरह का कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसको हमने कहा कि ये हमारा जो शेप है वो जियोइड शेप है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इक्वेटर और पोल के अंदर ना ये वाला इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अब इस शेप की वजह से क्या डिफरेंस आएगा, तो इस शेप की वजह से यूँ डिफरेंस आएगा कि देखो, अगर मैं इस अर्थ के सेंटर की बात करूँ, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है इक्वेटर के पास की, ये रेडियस क्या होगी, ये रेडियस ऑफ इक्वेटर ले रही हूँ मैं, ये रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, पोल की रेडियस से। यहाँ से अगर मैं यहाँ की रेडियस लूँ तो ये क्या होगा, रेडियस ऑफ पोल। तो रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। क्यों, बिकॉज ऑफ द शेप। यहाँ पर था सर्कुलर शेप, दैट मीन्स यहाँ की रेडियस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ थोड़ा फ्लैटेंड हो गया तो यहाँ की रेडियस क्या होगी, कम हो गई। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो ज़्यादा हो चुकी है रेडियस ऑफ पोल से। इतनी चीज़ तो हमें क्लियर है। अब हम आ जाते हैं फिर से हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे आ जाते हैं। चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे अगर हम आते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का देखो फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आता है r²। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर इस r की जगह मैंने बोला कि r किसका है, पोल का है, हम तो पोल पे चले गए ना, घूमने के लिए गए थे हम, तो वो सोना बेचने के लिए गए थे हमारा थोड़ा सा, जो थोड़ा बहुत था हमारे पास में। चलो, तो गोल्ड को सेल आउट करने के लिए जब आप पोल पे गए तो आपने क्या देखा कि भाई G जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हो गया r/p²। r थोड़ा कम हो चुका है, जहां पर r रिड्यूस हो चुका है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो g है ये इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो गया। और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक रिलेशन हमारे वेट के साथ होता है। क्या होता है, तो वेट के साथ भी जब हम रिलेशन चेक करेंगे तो ये होता है हमारा mg। g इंक्रीज होगा तो हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज वाई जब आप पोल पर जाते हो तो आपका वेट इंक्रीज हो जाता है। तो लड़कियों घबराने की जरूरत नहीं है, आपका वेट बढ़ा नहीं है, आपको डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। किसकी वजह से हुआ है ये हुआ है इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अब लड़कों के माइंड में तो सबसे पहले आ रहा है कि यार बिजनेस आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया ना, परफेक्ट आइडिया है, चलो स्टार्ट करते हैं। कर मत देना, लीगल केस में अंदर चले जाएंगे। चलो, ऐसे फालतू काम नहीं करने होते हमें, ठीक है। इसको नेगेटिव की जगह हम ना पॉजिटिवली इसको यूज कर सकते हैं हम इस चीज को। सो नेक्स्ट थिंग इसकी अगर मैं बात करूं हमारे इक्वेटर की, इक्वेटर पे आ जाओ तो जी को मैं चेंज कर देती हूँ, आर को हम रिप्लेस कर देते हैं, नॉर्मल आर की जगह हम लिखते हैं आर ऑफ इक्वेटर, इसका स्क्वायर है। अब आर ऑफ इक्वेटर, अगर आर ऑफ इक्वेटर जो है वो इंक्रीज हो चुका है, रेडियस ज़्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू द पोल, तो हमारा जी कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और इसके डिक्रीज होते ही अगेन हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, जो एक रिलेशन है इनका, उसकी वजह से हमें समझ में आ गया कि अगर हमारा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो चुका है, दैट मीन्स क्या होगा कि हमारा जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। फाइन, ओके सॉरी, वेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज होगा तो वेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। इसका मतलब है इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कम होने की वजह से ही क्या होता है, हमारा वेट कम होता है। लेकिन अगर हम पोल पे चले जाए तो पोल पर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई इसका वेट भी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हमारा वेट जो है यहाँ अगर 45 kg है तो वहाँ पोल पे चले जाएंगे ना तो 48 kg हो जाएगा, ठीक है। तो गर्ल्स को जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड बॉयज़, इसको नेगेटिवली यूज़ करने की जगह हम इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चोर बनने की जगह ना कुछ अच्छा काम भी कर सकते हैं हम इसको देख के। तो आई होप कि आपको ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सारा कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। और ये जो आपका
जो इसका वेरिएशन आता है ये किस वजह से आता है? सिर्फ ये इस वजह से आता है बिकॉज अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप है और इसकी रेडियस जो है पोल पे कम है और यहाँ पर इक्वेटर पे ज़्यादा है। दैट इज़ वाई ये पूरा का पूरा डिफरेंस आ जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।